कौन आ गया? भावना, चेल्सी, रेखा चौधरी, इंदिरा चौधरी।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा चंदा, गुड मॉर्निंग। कौन कौन आगे? चंदा शर्मा, भावना चेल्सी, मोनिका मीणा हो क्या बेटा? मोनिका, रेखा चौधरी, इंदिरा चौधरी, निकिता शर्मा, अंशु शर्मा। हाँ, निकिता शर्मा, ठीक, अंशु शर्मा। तो बेटा आज अपन बात करते हैं कैरेक्टर्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर। समुदाय संरचना के अध्ययन में प्रयुक्त लक्षण जो अपन ने पहले भी देखे थे, तो इन ब्रीफ में बता रही हूँ। एक तो है बाहुल्य, अबंडेंस। तो पादप समुदाय की विभिन्न प्रजातियों की सघनता या विरलता इनकी समुदाय में बाहुल्यता, अबंडेंस को निरूपित करती है। किसी आवास या पादप समुदाय में पाए जाने वाले सभी पौधे समान रूप से वितरित नहीं होते, बल्कि ये छोटे या बड़े समूहों में पाए जाते हैं। तो एक मिनट बेटा चित्रांशा परमार को एडमिट कर देते हैं, फिर बढ़ते हैं चित्रांशा परमार। चित्रांशा परमार, तो एक स्लाइड भी शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। व्हाइट बोर्ड पे स्लाइड शेयर करेंगे पर स्टॉप शेयर, है ना? तो देखना बेटा स्लाइड शेयर में। अब मैंने बताया बाहुल्यता के बारे में। तो बाहुल्य को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। बाहुल्य को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? एक मिनट, पूजा कुमावत आई हैं, इनको एंटर कर देते हैं। पूजा कुमावत। बाहुल्य को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो है, देखना बेटा, वेरी रेयर, मैं लिख रही हूँ आपको, वेरी रेयर मतलब बहुत दुर्लभ। एक है रेयर, रेयर का मतलब है दुर्लभ। वेरी रेयर मतलब बहुत दुर्लभ, रेयर है दुर्लभ। अब है कॉमन, COMMON, कॉमन मतलब सामान्य।
ठीक है। चौथा है अबंडेंट, ABUNDANT, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब है बहुल, अबंडन का मतलब है बहुल। एंड नेक्स्ट है मच अबंडेंट, मच अबंडेंट। तो क्या बताया बेटा कि बाहुल्य को, अबंडेंस को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला देख रहे हो आप, वेरी रेयर, जिसको कि बहुत दुर्लभ कहते हैं। दूसरा है रेयर, जिसको कि दुर्लभ कहते हैं। तीसरा है कॉमन, सामान्य। चौथा है अबंडेंट, जिसको कि बहुल कहते हैं। और नेक्स्ट है मच अबंडेंट। तो इस तरह से अपन ने ये देखा कि बाहुल्य को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब बात करते हैं सोशिएबिलिटी की। किसकी? सोशिएबिलिटी की। एक मिनट, निर्मला चौधरी, ये भी सब आए अभी। ये निर्मला चौधरी, इनको एडमिट कर देती हूँ। निर्मला चौधरी, फिर आगे बढ़ते हैं, भी आते रह रहे हैं लोग। सीमा चौधरी, कांता जाट, प्रीति जागीर। पायल राजे, सीमा चौधरी, कांता जाट और प्रीति जागीर। ठीक है। अब बात करते हैं सोशिएबिलिटी और ग्रीगेरियसनेस, मतलब सामाजिकता की। जिस प्रकार, मॉर्निंग बेटा, जिस प्रकार पादप समुदाय, इस प्रकार बेटा बातें नहीं, बातें की आवाज टेप हो रही है, फिर नहीं हो पाएगा। प्रिया, 19 बातें नहीं, बातों की भी आवाज टेप होके वहां जा रही है। मेरी परसेंट लगा दो। हाँ लगा दी बेटा। ठीक है। अब सोशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। बेटा बात मत करो, बात मत करो, ये टेप हो रही है, रिकॉर्डिंग। जिस प्रकार पादप समुदाय में स्तरण का संबंध विभिन्न पौधों के लंबवत वितरण से होता है, ठीक उसी प्रकार से सामाजिकता का संबंध क्षैतिज या पार्श्व वितरण से होता है। दूसरे शब्दों में एक पादप समुदाय में पौधे छोटे या बड़े झुंडों में पाए जाते हैं। ये झुंड नियमित अथवा अनियमित प्रकार के हो सकते हैं। कुछ पादप प्रजातियों के सदस्य परस्पर पास पास उगे रहकर भली प्रकार वृद्धि करते हैं एवं एक सघन समष्टि, डेंस पॉपुलेशन बना लेते हैं। लेकिन यदि पादप या पौधे घने समूहों में उगते हैं तो इनमें स्वजातीय प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। पौधों की सघनता एक ही प्रकार की होने पर भी इनकी सामाजिकता अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो ब्राउन ब्लैंक्वेट के अनुसार सामाजिकता को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो एक स्लाइड शेयर करती हूँ कि ब्राउन ब्लैंक्वेट के अनुसार सामाजिकता को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं बेटा? एक तो है S1, तो मतलब अकेले पाए जाने वाले पौधे। और दूसरी है S2, S2 में एक ही स्थान पर 5 से 6 पौधों का समूह पाया जाता है। तीसरा है S3, S3 का मतलब है छोटे छोटे चप्पों में पाए जाने वाले पौधे। एक है S4, S4 का मतलब है बड़े बड़े चप्पों में पाए जाने वाले पौधे। और लास्ट है S5, बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे। अब बात करते हैं जीवन शक्ति की, वाइटलिटी और विगर की। तो पादप समुदाय में उपस्थित पौधों की सामान्य वृद्धि एवं जनन क्षमता के द्वारा समुदाय की जीवन शक्ति, वाइटलिटी को अभिव्यक्त किया जाता है। इन दो लक्षणों के आधार पर ही पौधे की सबलता स्थापित होती है, जिसके द्वारा कोई भी पौधा एक समुदाय में
अपना स्थान निर्धारित कर सकता है। कई बार देखा गया है कि कोई पौधा एक पादप समुदाय में तो उपस्थित होता है, लेकिन वहां यह प्रजनन के द्वारा अपनी वंश वृद्धि नहीं कर सकता। अतः समुदाय में ऐसे पौधे की जीवन शक्ति का लक्षण दुर्बलता को प्रदर्शित करता है, लेकिन समुदाय में पाए जाने वाले किसी पौधे की सामान्य वृद्धि हो तो, तथा यदि यह प्रजनन द्वारा तेजी से अपनी वंश वृद्धि करता है तो इसकी जीवन शक्ति प्रबल कही जाती है। तो ब्रॉन ब्लैंकेट के अनुसार पादप समुदाय की जीवन शक्ति, वाइटलिटी और विगर की 4 श्रेणियां विभेदित की गई हैं, लेकिन मिश्रा एवं पुरी द्वारा वाइटलिटी की केवल 3 श्रेणियां बताई गई हैं। इसके बाद दावन मायर ने वाइटलिटी जीवन शक्ति की 5 श्रेणियां बताई हैं। और कौन कौन सी जीवन श्रेणी की श्रेणियां बताई गई हैं ये देखना जो उसने बताई है। दावन मेयर ने क्या बताया, एक तो है बेटा V1 वाइटलिटी 1। V1 से मतलब अपन क्या सोचते हैं, वाइटलिटी 1 मतलब जीवन शक्ति 1। इसमें वह पौधे जो अंकुरन के बाद शीघ्र मर जाते हैं सम्मिलित किए गए। वाइटलिटी 1 में वह पौधे जो अंकुरन के बाद शीघ्र मर जाते हैं आते हैं। इसी तरह से है V2 वाइटलिटी 2। तो वाइटलिटी 2 में वह पौधे जो अंकुरन के बाद कुछ समय तक वृद्धि करते हैं, लेकिन ये प्रजनन में सक्षम नहीं होते। मतलब ये पौधे अंकुरन के बाद कुछ समय तक तो वृद्धि करते हैं, लेकिन प्रजनन में सक्षम नहीं होते। इसी तरह है वाइटलिटी 3। वाइटलिटी 3 वह पौधे जिनमें केवल कायिक जनन होता है। मतलब द वाइटलिटी 3 में क्या सम्मिलित किया गया है, द प्लांट्स विच शो only vegetative propagation, which show only vegetative propagation, PRO। मतलब वाइटलिटी 3 में वह पौधे हैं जो केवल कायिक जनन या जिनमें केवल कायिक जनन होता है। और फिर है बेटा V4 वाइटलिटी 4 वह पौधे जिनमें लैंगिक जनन बहुत ही कम होता है। मतलब द प्लांट्स इन विच द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी रेयर। मतलब वाइटलिटी 4 में वह पौधे आते हैं जिनमें लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। इसी प्रकार आएगा V5, इसको कहते हैं अपन वाइटलिटी 5। इसमें वह पौधे जो लैंगिक जनन द्वारा नियमित रूप से वृद्धि करते हैं उनको सम्मिलित किया गया है। एक मिनट, दीक्षा सुधार आई है, दीक्षा आई है, इनको एडमिट कर देते हैं। दीक्षा सुधार, ठीक है। अब अपन लेते हैं लाइफ फॉर्म्स और ग्रोथ फॉर्म्स की बात करेंगे। जीवन प्रारूप या वृद्धि प्रारूप। विभिन्न पादप परिस्थिति विज्ञानियों ने पादप समुदाय के अध्ययन के अंतर्गत समुदाय के पौधों को उनकी वृद्धि प्रारूपों में विभेदित करने के प्रयास किए हैं। इस प्रकार के निर्धारण में पौधे के लक्षणों विशेषकर आकृति, साइज एंड शेप को प्रमुखता दी गई। इवर्सन ने आवासीय प्रारूपों हैबिटाट फॉर्म्स एवं हैंसन ने वृद्धि प्रारूपों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। लेकिन रॉन केयर द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत जीवन प्रारूपों के आधार पर समुदाय के विभिन्न पौधों के वर्गीकरण को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई।
क्योंकि इनको पर्यावरण से संबद्ध माना गया था। स्वीडन के पादप पारिस्थितिकी विज्ञानी रॉन केयर ने सर्वप्रथम पौधों के उन अनुकूलन लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख किया जिनका संबंध जलवायु से होता था या होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी पौधे की वंश वृद्धि या उत्तरजीविता बीजों के अतिरिक्त चिरकालिता संरचनाओं पेरिनेटिक ऑर्गन्स पर निर्भर करती है। काष्ठीय पौधों में चिरकालिता संरचनाएं पेरिनेटिक ऑर्गन्स कायिक कलिकाओं वेजिटेटिव बड्स के रूप में होती हैं, जबकि अन्य पौधों में ये भोजन संचयी फूड स्टोरेज भूमिगत संरचनाओं जैसे कंद, प्रकंद, घनकंद या पत्रकंद इत्यादि के रूप में पाई जाती हैं। यदि ये चिरकालिता संरचनाएं जलवायु की विषमताओं को सहन कर सकते हैं और अपने आप को इस प्रकार सुरक्षित रखते हैं कि अत्यधिक गर्मी या सर्दी होने पर भी जीवन क्षम रहे, तो ये पौधे पादप समुदाय में बने रहते हैं, अन्यथा समाप्त हो जाते हैं। तो बेटा देखना, एक स्लाइड और शेयर करती हूँ, व्हाइट बोर्ड पे ही करेंगे। तो ये वाला है कि रॉनकेयर ने अब क्या किया, इसको तो मैं रबड़ की सहायता से आई जस्ट कैंसिल इट नाउ। अब देखना, रॉनकेयर ने चिरकालिता संरचनाओं की उपस्थिति, स्थिति और इनके सुरक्षात्मक आवरणों के आधार पर पौधों को लाइफ फॉर्म्स की 5 श्रेणियों में विभेदित किया है। कहने क्या मतलब है, रॉनकेयर ने पौधे की लाइफ फॉर्म्स कितनी दी हैं? 5। कौन कौन सी हैं? एक तो है बेटा फेनरोफाइट, फर्स्ट मैं लिख रही हूँ फेनरोफाइट, इसको आप भी उतार लो। रॉनकेयर ने 5 लाइफ फॉर्म्स पौधों की दी हैं। पहला है फेनरोफाइट, ठीक है। दूसरा है कैमीफाइट, तीसरा क्या दिया है रॉनकेयर ने? फर्स्ट फेनरोफाइट, दूसरा है कैमीफाइट, एक है हेमीक्रिप्टोफाइट, हेमीक्रिप्टोफाइट, इसको आप लिख सकते हो हेमीक्रिप्टोफाइट, ठीक है। चौथा है क्रिप्टोफाइट और दिया इन्होंने थीरोफाइट। तो जैसे कि आप देख रहे हो व्हाइट बोर्ड पे कि रॉनकेयर ने विभिन्न पौधों को लाइफ फॉर्म्स की 5 श्रेणियों में विभक्त किया है। कौन कौन सी है ये घुमा रही हूँ, फेनरोफाइट, दूसरा है कैमीफाइट, तीसरा है हेमीक्रिप्टोफाइट, चौथा है क्रिप्टोफाइट एंड पांचवा क्या है, फिफ्थ वन इज थीरोफाइट। इसके बाद सन ईयर 1934 में रॉनकेयर ने ही मार्शल या गूदेदार पौधों, जलोद्भिद, अधिपादप एवं हीलियोफाइट्स और मार्शलैंड प्लांट्स को अलग जीवन प्रारूपों के तौर पर निरूपित किया था। अपने वर्गीकरण में रॉनकेयर ने असंवहनी पौधों क्रिप्टोगैम्स को सम्मिलित नहीं किया था। मतलब रॉनकेयर ने बेटा जो क्रिप्टोगैम्स है, जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, उनको सम्मिलित नहीं किया था। और रॉनकेयर के पश्चात अनेक पादप पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों द्वारा जीवन प्रारूप पद्धति में संशोधन करने के प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त ब्राउन ब्लैंकेट द्वारा क्रिप्टोगैम्स के लिए भी 3 जीवन प्रारूप शामिल किए गए थे। रॉनकेयर द्वारा प्रस्तुत जीवन प्रारूपों का विवरण
अब मैं करने जा रही हूँ। पहला क्या दिया था बेटा, इन्होंने फेंड्रोफाइट्स, क्या दिया था इन्होंने, फेंड्रोफाइट्स। तो फेंड्रोफाइट्स की मतलब इसमें भी एक स्लाइड अपन शेयर कर लेते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे ही, मतलब फेंड्रोफाइट्स को अपन बताएंगे अब आपसे। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब रॉनकेयर ने क्या किया, फेंड्रोफाइट्स, स्क्रीन पे देख रहे हो आप, फेंड्रोफाइट्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्लांट सम्मिलित किए गए थे, मतलब फेंड्रोफाइट्स इस जीवन प्रारूप वर्ग में उन काष्ठीय एवं वायवीय पौधों अर्थात वृक्ष एवं झाड़ियों को शामिल किया गया है जिनमें चिरकालिता संरचनाएं, पेरिनेटिंग बर्ड्स जमीन की सतह से 30 सेंटीमीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। मतलब इस जीवन प्रारूप फेंड्रोफाइट्स में उन वुडी काष्ठीय एवं वायवीय पौधों को शामिल किया गया है, उन वृक्षों एवं झाड़ियों को शामिल किया गया है जिनमें पेरिनेटिंग बर्ड्स मतलब चिरकालिता संरचनाएं जमीन की सतह से 30 सेंटीमीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर पाई जाती हैं तथा ये कलिकाएं सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढकी हुई नहीं होती। कभी कभी इन कलिकाओं पर शल्क के समान आवरण पाए जाते हैं। पौधों की ऊंचाई, पत्तियों की अवधि एवं कलिकाओं की सुरक्षा के आधार पर रॉनकेयर द्वारा फेंड्रोफाइट्स को 13 वर्गों में बांटा गया था। इनमें से निम्न उपवर्ग प्रमुख हैं। तो इनमें से कौन कौन से उपवर्ग हैं, इनमें से कुछ निम्न उपवर्ग प्रमुख हैं। एक में सुमन चौधरी है, सुमन चौधरी। अब कौन कौन से हैं, मतलब फेंड्रोफाइट्स की बात अपन कर रहे हैं क्योंकि स्लाइड चेन में। ठीक है, तो फेंड्रोफाइट्स को कौन कौन से प्रमुख उपवर्ग हैं, एक तो है बेटा मेगा फेंड्रोफाइट्स। इसके प्रमुख उपवर्ग कौन से हैं, यहाँ लिख रही हूं मैं, मेगा फेंड्रोफाइट्स। एक है मीजोफेंड्रोफाइट्स, दूसरा है मीजो फेंड्रोफाइट्स। अब तीसरा है आपका माइक्रोफेंड्रोफाइट्स। माइक्रोफेंड्रोफाइट्स, तो मीजोफेंड्रोफाइट्स क्या होते हैं, मतलब पहले तो अपन लेते हैं माइक्रो, अच्छा मेगा फेंड्रोफाइट्स। पहले सुनो बेटा एम, यहाँ पे मेगा फेंड्रोफाइट्स क्या होते हैं, यह बड़े वृक्ष होते हैं जिनकी ऊंचाई 30 मीटर या इससे अधिक होती है। तो मेगा फेंड्रोफाइट्स ये बड़े वृक्ष होते हैं जिनकी ऊंचाई 30 मीटर या इससे भी अधिक होती है। अब है मीजोफेंड्रोफाइट्स। मीजोफेंड्रोफाइट्स ये मध्यम ऊंचाई के वृक्ष होते हैं जिनकी ऊंचाई 8 से 30 मीटर तक होती है। जैसे द हाइट इज, कितनी है बेटा, हाइट इज 8 टू, कितनी है, द हाइट इज अबाउट 8 टू 30 या 8 टू 30 मीटर्स। इनकी हाइट कितनी है, मीजोफेंड्रोफाइट्स की हाइट है तो वो कितनी है, HEIGHT हाइट है इनकी 8 टू 30 मीटर्स। अब बात करते हैं माइक्रोफेंड्रोफाइट्स, ये लिखा हुआ, तो ये छोटे वृक्ष या बड़ी झाड़ियां होती हैं, मतलब छोटे वृक्ष होते हैं। दीज आर स्मॉल ट्रीज, दीज आर स्मॉल ट्रीज। ये माइक्रोफेंड्रोफाइट्स जैसे कि नाम है, दीज आर स्मॉल ट्रीज। ये छोटे वृक्ष होते हैं या बड़ी झाड़ियां होती हैं जिनकी ऊंचाई 2 से 8 मीटर तक होती है। अब है नैनोफेंड्रोफाइट्स, मतलब छोटी झाड़ियां अथवा उपशुप
अंडर श्रब्स पादप होते हैं जिनकी ऊंचाई 2 मीटर से कम होती है। तो इस प्रकार हमने देखा फेंड्रोफाइट्स के कुछ प्रमुख उपवर्ग हैं। मेगाफेंड्रोफाइट्स मतलब ये बड़े वृक्ष होते हैं जिनकी ऊंचाई 30 मीटर या 30 मीटर से अधिक होती है। दूसरा है मीजोफेंड्रोफाइट्स। मीजोफेंड्रोफाइट्स ये मध्यम ऊंचाई के वृक्ष होते हैं। और नेक्स्ट है, थर्ड है माइक्रोफेंड्रोफाइट्स। तो माइक्रोफेंड्रोफाइट जैसा कि नाम है, ये छोटे वृक्ष या बड़ी झाड़ियां होती हैं जिनकी ऊंचाई 2 से 8 मीटर तक होती है। एंड फोर्थ वन इज नैनोफेंड्रोफाइट्स। ये छोटी झाड़ियां अथवा उप शुप अंडर श्रब्स पादप होते हैं जिनकी ऊंचाई केवल 2 मीटर तक होती है। अब बात करते हैं कैमीफाइट्स। कैमीफाइट्स ये छोटी झाड़ियां होती हैं अथवा भूस्पर्शी पौधे होते हैं जिनमें चिरकालिता संरचनाएं, जिनमें पेरिनेटिंग बड्स चिरकालिता संरचनाएं या अन्य भाग जमीन की सतह से ऊपर लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनमें भूमि के समानांतर फैलने वाले शाकीय अथवा काष्ठीय बहुवर्षीय पौधे सम्मिलित किए गए हैं, जैसे ट्राइफोलियम रेपेंस। ट्राइफोलियम रेपेंस TRIFOLIUM REPENS रेपेंस अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में कैमीफाइट बहुतायत से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हेमिक्रिप्टोफाइट्स। तो हेमिक्रिप्टोफाइट्स इन पौधों में चिरकालिता संरचनाएं जमीन की सतह पर या जमीन के ठीक नीचे पाई जाती हैं। ये पौधे मृत कार्बनिक अवशेषों अथवा बर्फ से ढके होते हैं। बर्फ से ढके होते हैं। इनमें समूह में पाए जाने वाले पौधे एवं घासें प्रमुख हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है कैरेक्स, CAREX, कैरस, कैरेक्स एंड कॉन्वोल्व्यूलस। नेक्स्ट है क्रिप्टोफाइट्स और जियोफाइट्स, GEOPHYTES। तो क्रिप्टोफाइट्स या जियोफाइट्स समूह के पौधों में चिरकालिता संरचनाएं जमीन में या किसी अन्य अधोस्तर के नीचे सुरक्षित रहती हैं। रॉन केयर ने क्रिप्टोफाइट्स के एक भाग को नए वर्ग हाइड्रोफाइट्स के रूप में पृथक कर दिया था। अतः कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार क्रिप्टोफाइट्स को केवल जियोफाइट कहा जाता है, जबकि अन्य वैज्ञानिकों ने क्रिप्टोफाइट्स को जियोफाइट्स एवं हाइड्रोफाइट्स के रूप में पृथक किया है। इस समूह में मूल परजीवी पौधे जैसे कि ओरोबेनकी, रेफ्लेसिया एवं भूमिगत चिरकालिता संरचनाओं, राइजोम व ट्यूबर युक्त पौधे जैसे फर्न इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है थीरोफाइट्स। थीरोफाइट्स इन पौधों में, थीरोफाइट्स में चिरकालिता संरचनाएं नहीं होती। मतलब थीरोफाइट्स do not show the presence of perinating birds, बल्कि ये अल्पजीवी एक वर्षीय शाकीय पौधे होते हैं। मतलब थीरोफाइट्स अल्पजीवी एक वर्षीय शाकीय पौधे होते हैं जिनकी उत्तरजीविता या वंश वृद्धि केवल बीजों के द्वारा ही होती है। ये पौधे बीजों के द्वारा ही प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट्स, जलोदविद। तो जलोदविद विभिन्न प्रकार के जलीय पादप होते हैं जिनकी चिरकालिता संरचनाएं राइजोम व ट्यूबर आदि जल के नीचे कीचड़ में पड़े रहकर उत्तरजीविता का कार्य करती हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं
सक्यूलेंट्स की मांसल या गूदेदार पौधे। तो इस वर्ग में सक्यूलेंट्स में विभिन्न कैक्टसों एवं यूफोर्बिया की कुछ प्रजातियों में तना गूदेदार एवं पत्ती के समान संरचना में रूपांतरित हो जाता है एवं चिरकालिता संरचना के रूप में कार्य करता है। इस तने पर कांटों से ढकी हुई एक्सिलरी बर्ड्स कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित होती हैं। इस प्रकार के अनेक पौधों में तने के अतिरिक्त जड़ें एवं पत्तियां भी गूदेदार होती हैं। नेक्स्ट है एपीफाइट्स अधिपादप। तो चिरकालिता के संदर्भ में एपीफाइट्स अधिपादप फेंड्रोफाइट्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन विशेष प्रकार की जलवायु से संबंधित कुछ अनुकूलन लक्षणों के आधार पर ही इनको पृथक वर्ग में रखा गया है। इस वर्ग में सेमी पैरासाइट्स पौधों को भी सम्मिलित किया गया है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल और फाइटोक्लाइमेटिक स्पेक्ट्रम जैवीय वर्णक्रम की। तो रॉन केयर की जीवन प्रारूप विधि लाइफ फॉर्म मेथड के अनुसार किसी पादप समुदाय का अध्ययन करने में बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम जैवीय वर्णक्रम को निरूपित किया गया है। किसी भी पादप समुदाय में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवन प्रारूपों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व उस समुदाय का जैवीय वर्णक्रम बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसमें विभिन्न जीवन प्रारूपों की प्रतिशत मात्रा प्रदर्शित की जाती है। किसी भी पादप समुदाय का जैवीय वर्णक्रम बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवन प्रारूपों की समूहवार गणना की जाती है एवं प्रत्येक प्रकार के जीवन प्रारूप की प्रतिशत मात्रा प्राप्त कर ली जाती है। इस प्रकार विभिन्न जीवन प्रारूपों की प्रतिशत मात्रा उस समुदाय विशेष के जैवीय वर्णक्रम बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम को निरूपित करती है। रॉनकेयर ने इस विधि के द्वारा समूचे विश्व का जैवीय वर्णक्रम रॉनकेयर्स नॉर्मल स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है। इसके अनुसार विश्व के फ्लोरा में विभिन्न प्रकार के जीवन प्रारूपों की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार है। मतलब विश्व में पेंड्रोफाइट्स 46 पाए जाते हैं, 46%, कैमीफाइट्स 9%, हेमीक्रिप्टोफाइट्स 26% and cryptophytes 6% and therophytes 13%। इसे रॉनकेयर का सामान्य जैवीय वर्णक्रम भी कहा जाता है। स्थानीय परिस्थितियों में यदि किसी पादप समुदाय के जैवीय वर्णक्रम तैयार करके इसकी तुलना रॉनकेयर के सामान्य वर्णक्रम नॉर्मल स्पेक्ट्रम से की जाए तो यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय परिस्थितियों में थीरोफाइट्स की संख्या सामान्य वर्णक्रम की तुलना में बहुत अधिक है। यह क्षेत्र विशेष की शुष्क या मरुस्थलीय परिस्थितियों डेजर्टिक नेचर ऑफ द एरिया का परिचायक है, क्योंकि मरुस्थलीय वातावरण डेजर्ट क्लाइमेट में जहाँ शुष्क परिस्थितियां बहुत अधिक लंबे समय तक विद्यमान रहती हैं, वहाँ थीरोफाइट्स की बहुलता पाई जाती है। लेकिन फिर भी जलवायु संकेतक क्लाइमेट इंडिकेटर के रूप में जैवीय वर्णक्रम बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम की उपयोगिता अत्यंत सीमित है, क्योंकि इसके द्वारा पारिस्थितिकी कारक को जैविक
व्यवधानों के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जाती। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की जलवायु क्योंकि फॉरेस्ट के लिए, वनों के लिए अधिक उपयुक्त है, अतः यदि वहाँ के जैवीय वर्णक्रम बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाए तो इसमें फेंडोफाइट्स का प्रतिशत निश्चित ही अधिक होना चाहिए।